हिंदी और अनुवाद विषयक इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिवादन है। हम आज के जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है आज़ादी के 8 दशक, राजभाषा हिंदी, उसका कार्यान्वयन और अनुवाद। वास्तव में किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसके कार्य निष्पादन की भाषा से भी होती है। संवाद के स्तर पर, संपर्क के स्तर पर, विचार विनिमय के स्तर पर जब भाषा का प्रयोग होता है तो वह उस देश को अखिल रूप में यानी संपूर्ण रूप में किस प्रकार से जोड़ने का काम करती है, सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, शिक्षा दीक्षा का माध्यम, शिक्षण प्रशिक्षण का माध्यम बनती है, वह विकास की दिशा में दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य लाभ की बात हो या व्यायाम की बात हो, मनोरंजन की बात हो, खेल जगत की बात हो, बाजार के भावों की बात हो और इसी प्रकार तमाम दूसरे महत्वपूर्ण वो क्षेत्र जिससे राष्ट्र का विकास जुड़ा होता है। ऐसी भाषा जो राजकाज का मूल आधार बनती है उसे राजभाषा कहा जाता है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी घोषित की गई 14 सितंबर सन 1949 को, किंतु 49 के बाद से अब तक का समय लगभग 8 दशक का समय बीत गया है और अभी भी हम 100% कार्यान्वयन हिंदी का नहीं कर पाए हैं। उसके अनेक कारण हैं, जिसमें एक बड़ा कारण है कि यह बहुभाषा भाषी देश है और यहाँ के राज्यों का आधार भी, वर्गीकरण या विभाजन का आधार भी भाषा बनती है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था देश की समस्त राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं की सम्मान और समादृत भाव की व्यवस्था रही है। हम सभी भारतीय भाषाओं को एक समान आदर देते हैं, उनके प्रयोग अनुप्रयोग का स्वागत करते हैं, किंतु पूरे देश को विश्व के मंच पर यदि प्रतिनिधित्व देने का कार्य करने वाली कोई एक भाषा हो जिसकी आवश्यकता अपेक्षा होती है तो वह हिंदी है, जिसके संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार ने, हमारी व्यवस्था ने किए भी हैं। अपेक्षा यह है कि सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी अनुशासनों में हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे देश के वो युवा, वो बच्चे जो कल देश की बागडोर संभालने वाले हैं, वो अपनी भाषा का सम्मान करें और यह सम्मान दिखावटी ना हो, यह सम्मान प्रयोग अनुप्रयोग के आधार पर हो। इस दृष्टि से जब हम चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, भक्ति और इसी तरह प्रेम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में, इतिहास और राजनीति के क्षेत्र में, वाणिज्य, वित्त, बैंक और बीमा आदि क्षेत्रों में हम ये चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में हिंदी में कार्य हो। यहाँ के नागरिक, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी आत्मविश्वास के साथ यह कहें कि वो
हिंदी में काम करना जानते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए हम जब इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाओं को खोजने की कोशिश या प्रयत्न कर रहे हैं। कार्यान्वयन का मुख्य आधार, मुख्य साधन अनुवाद बन रहा है, क्योंकि द्विभाषिकता, जिसको बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं, उसके प्रावधान संविधान में किए गए हैं। और उसका मंतव्य यह था कि जब तक हिंदी में कार्य करने की दृष्टि से आत्मनिर्भरता ना आ जाए, आत्मविश्वास ना हो जाए, सभी राज्यों के हिंदी इतर भाषिक प्रयोक्ता वो भी हिंदी का सम्मान करें, हिंदी में कार्य करें। यदि कार्य करने में कोई कठिनाई, कोई अवरोध, कोई बाधा आती है तो उसको दूर करने में व्यवस्था और सरकार उनकी मदद करे, उनका मार्गदर्शन करे। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुवाद को एक सशक्त साधन के रूप में हिंदी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, जो साहित्यिक और साहित्येतर क्षेत्र हैं, उन सब में हिंदी के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू और साकार बनाने के लिए अनुवाद की मदद ली जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास, प्रगति, प्रचार, प्रसार, प्रयोग और अनुप्रयोग के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, अनुवाद और हिंदी सेवी संस्थाओं के स्तर पर बहुत सी कार्य योजनाएं बनाई जाती रहीं। अभी भी इस क्षेत्र में कार्य चल रहा है। अद्यतन, अधुनातन उपकरणों से, वेबसाइट से या तमाम तरह के ऐप्स आदि जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में, और कृत्रिम मेधा के माध्यम से इस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, इस प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं ताकि हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं या बनाई जाएंगी, उनको विधिवत सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाए और उसके लिए जो भी उपाय संभव हों वो किए जाएं। हालांकि वस्तुस्थिति यह भी है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, उसका प्रयोग, उसका अनुप्रयोग, यह अनुवाद और अनुवादकों पर अधिक निर्भर करता है। यानी अनुवाद द्वारा जो भाषा निर्मित होती है, अनुवाद कृत्य के बाद, कार्य के बाद जो भाषा का रूप हमारे सामने आता है वह अनूदित भाषा का रूप है। लेकिन हमारी यह व्यवस्था अभी इसलिए चल रही है क्योंकि हम मौलिक रूप से हिंदी में 100% कार्य नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे। राजभाषा के विकास के लिए, प्रगति, प्रयोग आदि के लिए अनुवाद की उपादेयता, उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता को जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि साहित्य जो कार्यालय का है, जो शासन प्रशासन का है, जो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में है, जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में है, उस संपूर्ण साहित्य सामग्री को अनुवाद के जरिए हिंदी में उपलब्ध कराया जाता है। हम देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो, वैज्ञानिक शिक्षा की बात हो, उसमें भी अनुवाद के माध्यम से ही हम अद्यतन, अधुनातन सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम देश विदेश की तमाम जानकारियों, तमाम अनुसंधान आधारित खोजों को लेकर या निष्कर्षों को लेकर अनुवाद के माध्यम से हम देश के समस्त नागरिकों को अवगत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा ही नहीं, तमाम अन्य अनुशासनों और क्षेत्रों में हमें अनुवाद का आश्रय लेना पड़ रहा है। वो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, धर्म, अध्यात्म, भक्ति का
क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में इस तरह के प्रशासनिक साहित्य में भी जितनी सामग्री है, वो चाहे शब्दावली है, प्रारूप हैं, पत्र हैं या प्रतिवेदन हैं या जो पदनाम आदि हैं, अनुभागों के नाम हैं, विभागों के नाम हैं, वार्षिक प्रतिवेदन आदि हैं, इन सब क्षेत्रों में यानी सामग्री के जितने भी रूप हमें मिलते हैं प्रशासन में, कार्यालय में, सरकारी गैर सरकारी व्यवस्था में, बैंकों में, बीमा में, इन सब में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब जिस किसी तरह की भाषा और भाषा में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हैं, वह उपयोग वस्तुतः ग्राहक यानी जनता यानी जन सामान्य के लिए होता है। इसलिए अनुवाद करते समय इस तरह की साहित्यिक सामग्री का, इस तरह की कार्यालयीय या प्रशासनिक भाषिक सामग्री का जब अनुवाद किया जाता है तो मंतव्य या उद्देश्य यह होता है कि वह जन सामान्य को जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है बोधगम्य हो जाए, उसके समझ में आ जाए, उसे उस अनुदित हिंदी को पढ़ने समझने के लिए फिर किसी कोश की शरण में ना जाना पड़े, फिर किसी अनुवाद की दूसरी परंपरा से न जुड़ना पड़े। इसलिए अनुवाद की उपयोगिता इस दृष्टि से अधिक है कि उसके आधार पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो कामकाज में यानी कार्य निष्पादन में जब भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं तो हिंदी की मूल भाषा शैली को, हिंदी की प्रकृति को, उसी को अपनाएं। यानी अंग्रेजी के आधार पर अनुदित हिंदी अंग्रेजी की प्रतीत ना हो, चाहे मुहावरे हों, चाहे लोकोक्तियाँ हों, चाहे पारिभाषिक शब्द हों या अन्य किसी प्रकार का वाक्य विन्यास और वैयाकरणिक व्यवस्था हो। वह पाठक को लगना चाहिए कि वह हिंदी पढ़ रहा है, सहज हिंदी, बोधगम्य हिंदी पढ़ रहा है। पारिभाषिक शब्दावली का तो कोई विकल्प नहीं है, वह तो जो व्यवस्था द्वारा या CSTT द्वारा तैयार की गई है उसकी एक रूपता, उसकी यूनिफॉर्मिटी, इसको बरकरार रखना वह आवश्यक है। इसलिए हिंदी भाषा का अगर हम पूरा इतिहास देखें, यानी 10वीं शताब्दी के आसपास से हम हिंदी का उद्भव मानते हैं, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके मध्यावधि के बाद हिंदी जब जन्म लेती है तो निश्चित रूप से उसे लगभग 1000 या 1100 वर्ष हो जाते हैं। ऐसे इतिहास का काल विभाजन करते हुए हम जब संवत 1050 से इसका प्रारंभ मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो साहित्य की भाषा हिंदी के रूप में ही उसकी स्वीकृति होती है। और साहित्य में भी केवल कविता की भाषा के रूप में। तो काव्य की भाषा हिंदी, वह उसका 1100 वर्ष का इतिहास है। लेकिन ये हम जानते हैं कि विज्ञान की, तकनीक की, शासन की, प्रशासन की या साहित्येतर ज्ञान क्षेत्रों की हिंदी कविता की भाषा हिंदी तो नहीं हो सकती। इसलिए खड़ी बोली हिंदी का विकास, जिसका उद्भव हम अमीर खुसरो की कविता से मानते हैं, वो आज तक हुआ, लेकिन 1000 वर्षों में, 1100 वर्षों में वह खड़ी बोली हिंदी कविता तक सीमित रही। ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, इनमें भी लिखा जाता रहा साहित्य, कविताएं, लेकिन दक्षिणी हिंदी के रूप में जाकर वो सीमित हो गई और उसे मुगल बादशाह और शासकों ने उस रूप में प्रगति की अनुमति नहीं दी। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की भाषा हिंदी हो या मध्यकालीन भक्ति और रीतिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी हो, वह मूल रूप से वर्तमान की खड़ी बोली हिंदी नहीं है। खड़ी बोली हिंदी जिसका बीज वपन अमीर खुसरो ने किया था, वो उस रूप से मुखर अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बन पाई। उसको शासकों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए जब हम वर्तमान संदर्भों में हिंदी अनुप्रयोग की स्थिति पर विचार करते हैं तो ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा, राजस्थानी भाषा, मागधी भाषा आदि के संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि वो साहित्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनी है। लेकिन
आधुनिक काल में आकर जब हमने गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को आत्मसात किया, कविता से इतर साहित्य की अनेक विधाओं और अनुशासनों के क्षेत्र में उसका प्रयोग अनुप्रयोग किया, तो निश्चित रूप से यह हिंदी का वह संदर्भ है जिसे आधुनिक हिंदी, जिसे खड़ी बोली हिंदी, जिसे अद्यतन ज्ञान विज्ञान की वैश्विक उपलब्धियों की हिंदी, इस रूप में हम देखना चाहते हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने कोई भी एक भारतीय भाषा ऐसी न थी जिसे राजकाज की भाषा बनाया जा सके, क्योंकि 400-500 वर्ष तक हम अपनी किसी भाषा में औपचारिक रूप से इस प्रकार के किसी कार्य का निष्पादन नहीं कर सके। भाषाई स्तर पर हम या तो फारसी का प्रयोग करते रहे, क्योंकि मुगल बादशाहत ने मध्यकाल में राजकाज की भाषा यानी राजभाषा पर्शियन को घोषित कर दिया था, और उसके बाद अंग्रेज़ जब हम पर काबिज हुए तो अंग्रेज़ी शासन ने मुगल बादशाहत के बाद उर्दू अरबी मिश्रित फारसी के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी हम पर आरोपित कर दी, थोप दी। तो इस तरह से फारसी और अंग्रेज़ी की ये श्रृंखला, ये विरासत हमारे पास उपलब्ध रही। बहुभाषा भाषी देश भारत 15 अगस्त 1947 से इस चिंता में ग्रस्त दिखा कि राजकाज की भाषा किसे बनाया जाए। उपबोलियाँ, बोलियाँ, उपभाषाएं, भाषाएं, इनकी कमी नहीं थी देश में। सभी भारतीय भाषाओं का अपना अपना सुदीर्घ और सशक्त साहित्यिक इतिहास भी रहा है, और साहित्येतर प्रयोग अनुप्रयोग का, संवाद और संपर्क का इतिहास भी रहा है। मौखिक और लिखित साहित्य की एक विलक्षण परंपरा भी इन सभी बोलियों, उपबोलियों, भाषाओं के पास रहा है। किंतु साहित्य की भाषा प्रशासन और शासन की भाषा सामान्यतः नहीं होती। ये बात आज कम से कम हम भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कविता की भाषा में जो शब्द विधान होता है, जो संवेदनाओं को आत्मसात करने की शक्ति होती है, वह औपचारिक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली साहित्येतर भाषा और उसके अनुशासनों में उसकी अपेक्षा नहीं होती। इसलिए भाषा के दो रूपों की जब हम बात करते हैं कि वह मौखिक और लिखित होती है, वह औपचारिक और अनौपचारिक होती है। पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि अनुप्रयोग की भाषा यानी एप्लीकेशन की, तकनीक, विज्ञान, उद्योग और प्रौद्योगिकी की भाषा साहित्यिक या बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। वह बोलचाल की भाषा भी नहीं होती और साहित्यिक भाषा भी नहीं होती। इसीलिए भाषा जब प्रयोग धर्मी होती है तो उसका रूप, स्वरूप, उसकी व्यवस्था, उसकी शब्दावली, उसकी वैयाकरणिक संरचना, यह भी बदल जाती है। अनुप्रयोग की भाषा अवधारणात्मक शब्दों पर, पारिभाषिक शब्दों पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि शासन प्रशासन में, ज्ञान विज्ञान में, शिक्षा दीक्षा में, शिक्षण प्रशिक्षण में और विज्ञान आदि, प्रौद्योगिकी आदि की जितनी भी अन्य शाखाएं हैं, क्षेत्र हैं, उन सब की शब्दावली अलग होती है और यह शब्दावली अवधारणात्मक होती है, और यह शब्दावली अंग्रेजी के शब्दों को सामने रखकर उनके समतुल्य समभाव हिंदी शब्दों का निर्माण किया जाता है। ये शब्द एकार्थी होते हैं, इसीलिए शब्द और शब्दावली के अंतर को हमें समझना चाहिए। सामान्यतः इस तरह का कथन श्रवण में आता है, सुनने को मिलता है कि हिंदी की शब्दावली, हिंदी के शब्द बड़े क्लिष्ट हैं, बड़े दुरूह हैं। लेकिन सत्य यह है कि शब्द या भाषा न तो क्लिष्ट होती है, न दुरूह होती है, न सरल होती है। भाषा शब्दावली प्रयोग धर्मिता के आधार पर या तो परिचित होती है या अपरिचित होती है, और जो अवधारणात्मक शब्द हैं उनको अगर हम बदल कर उनके स्थान पर किसी दूसरे शब्द को हम भाषा के प्रयोग में रखते हैं, अनुवाद में रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। क्योंकि बड़े विचार के बाद, बड़े चिंतन मनन के बाद इस शब्दावली का निर्माण किया जाता है और किया जा रहा है। हम लंबा इतिहास 1961 के बाद
विधिवत 63 के बाद हम देख सकते हैं कि अब तक जितनी बड़ी शब्दावली, शब्द संपदा CSTT ने बनाई है, वो वास्तव में आधुनिक हिंदी के लिए, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। उस शब्दावली को, जो शब्द से भिन्न है, क्योंकि शब्द का तो अर्थ होता है और अर्थ भी एकाधिक हो सकते हैं, समानार्थी भी होते हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्द एकार्थी होते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पारिभाषिक शब्दों को निर्विकल्प भी कहा जाता है, वो एक रूपी भी होते हैं। इन शब्दों में स्रोत शब्द की अवधारणा को विधिवत अंतरित किया जाता है, उपस्थित किया जाता है। यदि स्रोत भाषा की किसी भी एक शब्दावली को उसके विभिन्न आयामों के साथ हम देखें, उसके विभिन्न अर्थ छटाओं के साथ हम देखें और उसके प्रयोग के क्षेत्रों और अनुशासनों के साथ अगर हम देखें, तो शब्दावली हिंदी में बनाते समय इन सब का ध्यान रखना होता है। वह अधूरा शब्द न बन जाए, वह अपने भाव को पूरी तरह से सक्षमता और सामर्थ्य के साथ अभिव्यक्त करने में उपस्थित हो सके, इसका प्रयत्न भी किया जाता है। इन शब्दों के निर्माण के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। ये शब्द अधिकांशतः कृत्रिम या बनाए गए हुए, यानी गढ़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि हम जब कहते हैं कि हिंदी की शब्द संपदा, तो उसकी शब्द संपदा संस्कृत से भी प्राप्त है, लोक से भी प्राप्त है, वह आगत शब्द भी हैं, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द भी हैं उसके पास, और भी बहुत सी भाषाओं के शब्द जो हमने आत्मसात कर लिए, अपना लिए, वो भी हमारी शब्द संपदा का हिस्सा है। लेकिन जब हम शब्दावली का निर्माण करते हैं, तो शब्दावली निर्माण के अपने कुछ सिद्धांत हैं जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने विधिवत सुविचार के बाद, चिंतन के बाद बनाए हैं। इसलिए ये शब्द मौलिक या नैसर्गिक शब्द नहीं है, ये स्वाभाविक शब्द नहीं है। हम स्रोत भाषा की, यानी अंग्रेजी की अवधारणा को उस शब्द के साथ जोड़कर देखते हैं और फिर उसके समतुल्य और समभाव शब्द, यानी अवधारणात्मक शब्द का निर्माण हिंदी में करते हैं। इसलिए ये प्रतीत होता है कि कठिन है, लेकिन कठिन वस्तुतः होता नहीं है। जैसे जैसे हम इस शब्दावली का प्रयोग करते जाते हैं, वो हमें सहज लगने लगती है, वो हमें बोधगम्य लगने लगती है। इसीलिए कठिन होता नहीं, कठिन लगता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें समझना चाहिए कि यदि हम भिज्ञ हैं तो हमारे लिए वो सहज है, यदि हम अनभिज्ञ हैं तो वो हमारे लिए कठिन है। इस दृष्टि से हिंदी की शब्दावली कठिन या दुरूह है, या तो भ्रम है यह कहना, यह समझना, या दुराग्रह है। तथाकथित कुछ विद्वान मंचों से यह बात अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि हिंदी की शब्दावली बोलचाल की होनी चाहिए। वे नहीं जानते कि तू, तुम और आप में अंतर है। हमारी वैयाकरणिक व्यवस्था इसको भी अलग अलग रूपों में ही प्रयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। किसे तू कहना है, किसे तुम कहना है, किसे आप कहना है। इसलिए जो बात रक्तचाप में है, वो बात खून चाप में तो नहीं हो सकती। रक्तचाप एक पारिभाषिक शब्द है जो ब्लड प्रेशर के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे सरल करने के लिए या लोक का प्रयोग करने के लिए हम उसे खून चाप कहेंगे तो यह उसके साथ अनर्थ होगा, उसके मूल भाव की हत्या होगी। इसलिए इस प्रकार से हिंदी को दुरूह या कठिन कहने वाले ये नहीं जानते कि वैचारिक और अनौपचारिक दो रूप भाषा के होते हैं, और ये दोनों रूप वस्तुतः जिस भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिस शब्दावली में उनका प्रयोग किया जाता है, जिस शब्दावली में उन्हें अभिव्यक्त किया जाता है, वो वास्तव में अलग होती है। इसलिए प्रयोग के स्तर पर भाषा का रूप बदलता है। मित्र को हम जिस भाषा में पत्र लिखते हैं, माता पिता को हम जिस भाषा में पत्र लिखते हैं, भाई बहन को जिस भाषा में पत्र लिखते हैं, हम उसी भाषा में अपने अधिकारी को, अपने शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उस भाषा में पत्र नहीं लिखते।
इसलिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों की स्वीकृति होती है, किंतु अनुशासन के आधार पर। अधिकारी या कर्मचारी को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा नितांत औपचारिक होती है, मर्यादित होती है, भिन्न होती है, और हर अनुशासन की अपनी एक भाषिक अस्मिता और मर्यादा होती है। इस बात को जब हम समझते हैं तब हमें ये बात समझ में आती है, बोध होता है कि राजभाषा हिंदी के जो अलग अलग क्षेत्रों और अनुशासनों में प्रयोग हैं वह वास्तव में सुनियोजित हैं, वह वास्तव में उद्देश्य को ध्यान में रखकर, प्रयोजन को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किए गए हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।